अरे विवेक भाई, इस शहर में हर तरफ हमारे पोस्टर लग चुके हैं। मैं तो कहता हूँ समय रहते हैं यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, वरना अगर गलती से भी पुलिस के हाथ लग गए ना तो हमारा मार मार के कीमा बना देगी। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रहा है मोहन। वैसे भी इस बार हमने बहुत बड़ा हाथ मारा है। अगर हम 3-4 महीने चोरी ना भी करें तो आराम से बैठकर खा सकते हैं। हमें ये शहर ही छोड़ देना चाहिए। इतना बोलकर मोहन और विवेक दोनों ही अपना सामान पैक कर घर से निकल जाते हैं। मोहन और विवेक दोनों ही रायपुर में अपना सामान ले आते हैं और इतने बड़े शहर को देखकर दोनों आपस में बात करते हुए कहते हैं, यार मोहन, कितना बड़ा शहर है ये। अरे हम यहाँ क्या करेंगे और रहेंगे कहाँ और कमाएंगे क्या? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे भाई, इतना क्यों सोचता है? अगर हम अपने गांव से शहर आए हैं तो अब कमा कर ही जाएंगे, और तू मेरा विश्वास कर, हम लोग अच्छा खासा कमा लेंगे। इतना बोलकर दोनों दोस्त अपने रूम रेंट का पता करते हैं। देखते ही देखते उन दोनों को एक फ्लैट मिलता है जिसका किराया मंथली 10,000 था। किराए का 10,000 रकम सुनकर विवेक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने दोस्त को कहता है, अरे यार मोहन, तूने 10,000 रुपए में ये फ्लैट ले लिया। अब हम इसका मंथली किराया कैसे पाड़ेंगे भाई? तू तो जानता ही है, ना तो हमारी कोई जॉब है ना ही हमारा कोई साइड बिजनेस। अब तू ही बता, हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? अरे सब हो जाएगा, तू चिंता मत कर लाडले, तेरा भाई है ना तेरे साथ, डरने की क्या बात है। मोहन की बात सुनकर विवेक कुछ नहीं कहता और अगले ही दिन वो दोनों दोस्त काम की तलाश में निकल जाते हैं, जहां विवेक को एक छोटी सी कंपनी में गार्ड का काम मिल जाता है, तो वहीं मोहन को कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। अब देर शाम दोनों दोस्त घर आते हैं तो विवेक उसे खुशी से बताता है कि उसे एक कंपनी में गार्ड का काम मिल गया है, लेकिन मोहन उदास चेहरा बना लेता है और उसे उदास देखकर विवेक कहता है, क्या बात है भाई, तू इतना उदास क्यों है? सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं, जिस जोश के साथ शहर आया, लगता है वो जोश मेरा आज ही खत्म हो चुका है। तू सही कह रहा था, शहर में रहकर अपना पेट पालना बहुत मुश्किल है यार। मुझे नौकरी नहीं मिली विवेक। अरे कोई बात नहीं भाई, जब तक तुझे नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मेरे पैसों से घर चला लेंगे। वो दोनों ही दोस्त बेस्ट फ्रेंड थे और एक दूसरे को वो दोनों कभी तकलीफ में नहीं देख सकते थे। इसलिए मोहन को विवेक दिलासा देता है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ मोहन को कहीं काम नहीं मिलता और अब उसे भी ये एहसास होने लगा था कि उसके दोस्त के पैसों पर वो ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। इसीलिए एक रात जब वो नशे की हालत में घर आ रहा था तो उसे एक औरत नजर आती है जिसने सोने की मोटी सी चैन पहनी थी। उस चैन को देखकर मोहन की नीयत खराब हो गई और मोहन ने खुद से कहा, साला काम धंधा तो इस शहर में मिलना मुश्किल लग रहा है। इस शहर में बसना है तो अब घी उंगली टेढ़ी करके ही निकालना पड़ेगा। इतना बोलकर मोहन अपने चेहरे पर रुमाल बांध लेता है और उस औरत की चैन खींचकर भागने लगता है। इस तरह मोहन ने अपनी जिंदगी में पहली बार गलत रास्ते पर कदम रख एक औरत की सोने की चैन चुराई और अगले दिन वो सोने की चैन को बेच आया। सोने की चैन बेचने पर उसे 4 लाख रुपए मिले और घर जाकर मोहन ने उस फ्लैट का एडवांस 6 महीने का किराया भर दिया। पर जब विवेक को इस बारे में पता चला तो विवेक ने मोहन से सवाल किया, अरे मोहन, एक बात बता, तुझे ऐसी कौन सी जॉब मिल गई है जो तूने एकदम से मकान का 6 महीने का एडवांस किराया भर दिया? अरे मैं इतनी मेहनत करता हूँ, उसके बाद भी मेरी सैलरी सिर्फ 20,000 है, पर तू इतने पैसे कहाँ से लाया? अरे भाई, मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिली है और तुझे पता है, वहीं पर मुझे एडवांस भी मिल गया। अब इतने समय से तू मेरा खर्चा उठा रहा है तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना 6 महीने का एडवांस मैं ही भर देता हूँ। मोहन की बात सुनकर विवेक को मोहन पर शक हो गया था, पर क्योंकि वो दोनों बचपन के दोस्त थे और मोहन कोई गलत कदम नहीं उठा सकता था, बस यही विवेक को लग रहा था और वो अपने दोस्त की बातों में आ जाता है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ आए दिन मोहन कभी क्लब जाता, कभी कुछ करता तो कभी कुछ करता। ये देख अब विवेक को शक होने लगा। एक दिन विवेक ने मोहन से कहा, मोहन, सच बता, मुझे तुझ पर शक हो रहा है।
कहीं तू कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा मेरे भाई? दोस्त की बात सुनकर मोहन ने विवेक को सब कुछ सच बता दिया, जिसे जानकर विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान मोहन, तू चोरी करता है? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मेरे भाई। अरे तू मुझे यहाँ ये बोलकर लाया था कि हम दोनों मेहनत करेंगे, लेकिन तू यहाँ मेहनत की कमाई छोड़ चोरी करने लगा। अरे कल को हमारे गांव में ये बात पता चलेगी तो हमारे घर वालों की क्या इज्जत रह जाएगी मेरे भाई। अरे तू बहुत सोचता है यार, इतना मत सोचा कर। आजकल जमाना भलाई का नहीं है, सिर्फ बुराई चल रही है। जब तक लोगों का बुरा नहीं होगा तब तक हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर मोहन वहाँ से चला जाता है और विवेक भी ठान लेता है कि अब वो मोहन से अलग रहेगा। पर क्योंकि विवेक के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अलग से रह सके, इसलिए वो अब मोहन से बिल्कुल कट जाता है। वो भले ही साथ में रहते थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ विवेक की मुलाकात एक रीना नाम की लड़की से होती है। रीना कोई और नहीं, जिस कंपनी में विवेक काम कर रहा था, उसी कंपनी के ऑनर की बेटी थी। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ विवेक और रीना के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है और जब विवेक रीना का हाथ मांगने उसके पिता के पास जाता है तो उसके पिता उसे धिक्कार देते हैं, ये कहकर कि वो उसकी कंपनी का एक मामूली सा गार्ड है और वो अपनी बेटी को ऐसे इंसान के हाथों नहीं सौंप सकते। लेकिन सर, मैं आपको वादा करता हूँ, मैं रीना का बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखूंगा जैसे आप रखते आए हैं। मैं रीना को कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। हाँ पिताजी, मैं भी विवेक से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं जी सकती। विवेक और रीना के बार बार मनाने पर भी पिता नहीं मानते और विवेक को धक्के मारकर घर से निकलवा देते हैं। अब शाम को जब विवेक हताश होकर घर आता है तो मोहन सवाल करता है, जिस पर विवेक उसे रोता हुआ सब कुछ बता देता है। अरे मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, इस दुनिया में ईमानदारी की कोई जगह नहीं है। लेकिन नहीं, तुझे तो सिर्फ और सिर्फ ईमानदार बनना है। अब भुगत बैठ के। तेरी ईमानदारी से ना ही तो तेरा प्यार तेरे साथ रह रहा है और ना ही तेरी नौकरी। मोहन की बात सुनकर अब विवेक भी उसकी बात में आ जाता है और कुछ समय गुजरता है। देखते ही देखते अब वो भी चोर बन गया था। एक दिन मोहन और विवेक शहर के सबसे बड़े घर में चोरी कर अपने घर आते हैं और अगले ही दिन उन दोनों का पोस्टर शहर में लग जाता है। पर जब इस बारे में रीना को पता चलता है तो रीना बहुत रोती है और इन सब का जिम्मेदार वो अपने पिता को बताती है। पिताजी, आज विवेक चोर बना, वो सिर्फ आपके कारण, क्योंकि आपको एक ऐसा लड़का चाहिए था जो मुझे ऐशो आराम की जिंदगी दे सके। उसने मुझे सुकून भरी लाइफ देने के लिए चोरी का रास्ता अपना लिया। अरे आपने ना तो मेरा हाथ उसके हाथ में दिया, ना ही नौकरी दी। ये जो कुछ भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। बेटी की बात सुनकर पिता को बहुत दुख होता है और उसे एहसास होता है कि कहीं ना कहीं सच में ये सब कुछ उसके कारण ही हुआ है। तू बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, लेकिन उसने तेरे बड़े भाई के घर में चोरी करी है और तेरा बड़ा भाई उसे तब तक माफ नहीं करेगा जब तक वह खुद सामने से आकर उसके पैरों में न गिर जाए। वो आएगा पापा, बस शर्त इतनी है कि आपको मेरा हाथ उसके हाथ में देना होगा। अरे भाई विवेक, इस शहर में हर तरफ हमारे पोस्टर लग चुके हैं। मैं तो कहता हूँ समय रहते ही यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, वरना अगर गलती से भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए ना तो मार मार के कीमा बना देगी हमारा। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रहा है मोहन। वैसे भी इस बार हमने बहुत बड़ा हाथ मारा है। अगर हम 3-4 महीने चोरी ना भी करें तो आराम से बैठकर खा सकते हैं। हमें ये शहर ही छोड़ देना चाहिए। इतना बोलकर मोहन और विवेक दोनों ही अपना सामान पैक कर घर से निकल जाते हैं और एक ट्रेन में जाकर रहने लगते हैं। वो वेस्ट ट्रेन थी। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ पुलिस और रीना को उन दोनों के बारे में पता चल जाता है। रीना अब ट्रेन में जाती है और विवेक को सारी बात बताती है कि अगर उसने सरेंडर कर दिया तो पिताजी उन दोनों की शादी करवा देंगे और उसके दोस्त को भी माफी मिल जाएगी। इसके बाद उन दोनों को अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए मौका भी मिलेगा। ये सुनकर अब मोहन और विवेक खुद ही सरेंडर कर देते हैं और उन्हें अगले 6 महीने की जेल हो जाती है।
अमीरों की सोसाइटी में नव्या केले बेच रही थी। केले ले लो केले, बढ़िया मीठे मीठे केले। उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर एक मोहिनी नाम की औरत आती है और उससे कहती है, अरे ये केले कैसे दिए तूने? मेम साहब 40 रुपए दर्जन है केले, बड़े ही मीठे हैं। हाय दैया, इतने सस्ते केले। और तो और ये केले कितने अच्छे हैं। लगता है इसको मार्केट का रेट नहीं पता, इसलिए ये इतने कम दामों में बेच रही है। खैर मुझे क्या, मुझे तो केले से मतलब है। मैं इसको कहती हूँ कि ये केले महंगे दे रही है और इससे और भी सस्ते में केले ले लूंगी, ये सही रहेगा। देख केले बहुत ही महंगे दे रही है तू, थोड़े सस्ते दे देगी तो 2 दर्जन ले लूंगी मैं। मेम साहब पूरी मार्केट में तो 60 रुपए दर्जन है, फिर भी मैं 40 रुपए दर्जन के हिसाब से दे रही हूँ। अरे इसको तो मार्केट का रेट पता है। कोई बात नहीं, मेरा नाम भी मोहिनी है, इससे तो सस्ते केले लेकर ही रहूंगी मैं। देख लड़की, ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट में 60 रुपए दर्जन है। केले देने वाले लोग सस्ते में भी दे देते हैं, समझी। अब तेरे केले से अच्छे केले उनके पास हैं। कोई बात नहीं मालकिन, जितनी आपकी मर्जी उतने ले लो। हाँ तो दे दे 2 दर्जन। नव्या अब उसको केले पैक करके दे देती है, लेकिन मोहिनी इतनी कंजूस थी कि उसने नव्या को 80 रुपए की जगह 30 रुपए दिए थे और केले लेकर वहाँ से चली जाती है। सुबह से शाम होती है, लेकिन नव्या की कमाई नहीं होती। उसके हाथ में पैसे होते हैं तो बस 30 रुपए। ये देखकर नव्या खुद से कहती है, हे भगवान, आज तो बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई और आज माँ की दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी है। अब माँ को क्या खिलाऊंगी और माँ की दवाई कहाँ से लेकर जाऊंगी? नव्या खुद से बातें करती हुई घर जा रही थी कि तभी उसकी नजर एक अमीर ज़ादे पर पड़ती है और वो अपने दोस्तों के साथ सुट्टा मारते हुए जा रहा था कि तभी उसके पीछे वाले पॉकेट से उसका पर्स गिर जाता है। नव्या अब उसके पर्स को उठाती है और उस लड़के को आवाज देती है, सुनिए, ओ हेलो मिस्टर अमीर। नव्या की आवाज सुनकर वो अमीर ज़ादा पीछे पलटता है और देखता है कि एक केले वाली उसको आवाज लगा रही है। उसको देखकर वो अमीर लड़का उसके पास जाकर कहता है, कहो डार्लिंग, तुम मुझे आवाज क्यों लगा रही थी? उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी, लेकिन वो गरीब केले वाली फिर भी उससे कहती है, वो दरअसल आपका पर्स गिर गया था, इसलिए मैंने आपको आवाज लगाई। उसकी ये बात सुनते ही वो अमीर ज़ादा अपने पर्स से 500 रुपए निकालता है और उसके चेहरे पर सहलाते हुए कहता है, अरे डार्लिंग, तुमने मेरी इतनी हेल्प की और मेरा पर्स मुझे वापस दे रही हो। लो ये कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। उसकी ये हरकत देखकर नव्या कहती है, मिस्टर अमीर, हम गरीब केले वाली जरूर हैं, लेकिन आपके इन पैसों को मैं नहीं रखना चाहती। आप अपने ये पैसे अपनी जेब में रखिए, नशे में काम आएंगे आपको। नव्या उसको ये जवाब देते हुए आगे निकल जाती है और नव्या की इस बात को सुनकर उस अमीर लड़के के दिल की घंटियां बज जाती है, मानो नव्या से उस अमीर लड़के को प्यार हो गया हो। लेकिन वो उस समय कुछ नहीं कहता और वो कुछ कह भी पाता कि इससे पहले वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही अब दिन निकलती है और नव्या हमेशा उस सोसाइटी में अपने केले का ठेला लगाया करती और अपने केलों को बेचा करती। ऐसे ही अब एक दिन मोहिनी अपनी बेटे के साथ कहीं जा रही थी कि तभी उसकी नजर उस गरीब केले वाली पर पड़ती है और उसे देखकर वो अपनी बेटी से कहती है, तरुण बेटा, मुझे ना अभी कुछ काम है, तो एक काम कर, वो जो केले वाली दिख रही है ना, उससे तू जाकर केले ले ले। और हाँ, उसको ज्यादा पैसे मत दियो, 30 रुपए में वो हमको 2 दर्जन केले देगी। ठीक है माँ। इस तरह अब तरुण उस केले वाले के पास जाकर उससे कहता है, एक्सक्यूज मी मिस, ये 2 दर्जन केले देना जरा। उसकी आवाज सुनकर नव्या पीछे पलटती है और उस लड़के को देखकर उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम? यही सेम क्वेश्चन मेरा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ केले बेच रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मतलब यहाँ मेरा घर है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा? तरुण कोई और नहीं बल्कि वही अमीर ज़ादा था जो उस रात नव्या के चेहरे पर 500 के नोट को सहला रहा था। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर मोहिनी आती है और उन दोनों को ऐसे बातें करता देखकर अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटा, तू इस गरीब केले वाली से क्या बात कर रहा है? और तुम मेरे बेटे को अपने झांसे में क्यों फंसा रही हो? क्या मैं? अरे नव्या कुछ बोल पाती कि तभी तरुण नव्या की बातों को काटकर अपनी माँ से कहता है, अरे माँ क्या कर रही हो, छोड़ो ना तुम भी। अरे तुम केले दे दो जल्दी से। नव्या अब कुछ नहीं बोलती और 2 दर्जन केले दे देती है। मोहिनी भी अब नव्या को 30 रुपए देती है। ये देखकर नव्या खुद से कहती है, ये सही है,
इनकी माँ 30 रुपए देती है केले के, और बेटे को देख लो, रात नशे में अनजान लड़की के ऊपर पैसे मारता है। कुछ कहा क्या तुमने? नहीं नहीं, मैं क्यों कुछ कहूँगी। इस तरह से अब मोहिनी केले लेकर चली जाती है और शाम को तरुण नव्या के पास आकर उससे कहता है, वो दरअसल उस दिन के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तुमने जब से वो बात कही है तब से मैं तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन तुम मुझे दिखती ही नहीं थी। उस दिन के लिए मुझे माफ कर देना। ठीक है, कर दिया माफ। फ्रेंड्स। हाँ, इस तरह अब दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और अब दिन निकलते हैं और उन दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती है और कब ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं और एक दिन पार्क में नव्या के साथ बैठकर तरुण अपना टाइम स्पेंड कर रहा था कि तभी वहाँ पर मोहिनी अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ इवनिंग वॉक के लिए उस पार्क में आती है और वॉक करते हुए उसकी एक फ्रेंड की नजर तरुण पर पड़ती है और उसे देखकर वो मोहिनी से कहती है, अरे मोहिनी, देख तो, वो तरुण है ना? हाँ यार, वो तो अपनी मोहिनी का ही बेटा है, लेकिन वो किस लड़की के साथ बैठा हुआ है? अरे वो देखने में तो केले वाली लग रही है, जो अपनी सोसाइटी में केले बेचती है। अरे मोहिनी, तेरे बेटे को और कोई नहीं मिला जो वो उसके साथ है? कोई बात नहीं यार, इस केले वाली को तो मैं देख लूंगी। पहले मेरा बेटा घर आए और कल ये हमारी सोसाइटी में तो आए, फिर इसको मैं बताती हूँ। इस तरह मोहिनी वहाँ से गुस्से में चली जाती है और अगले दिन जब नव्या अपने ठेले को लेकर सोसाइटी में आती है तब मोहिनी वहाँ आती है और 2000 के नोटों की गड्डियाँ उसके केले के ठेले पर फेंक कर उससे कहती है, तुझे यही चाहिए ना? तू बोल, तो मैं तुझे इससे भी ज्यादा पैसे दे दूंगी। आंटी, आप ये क्या कह रही हैं? मेरे बेटे को छोड़ने की कितनी कीमत है तेरी? मोहिनी का ये बर्ताव और उन दोनों के बीच की बहस देखकर वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उस भीड़ में सभी को चिल्ला चिल्ला कर मोहिनी बोल रही थी, देख लो सोसाइटी वालों, ये लड़की कितनी घिनौनी है। चंद पैसों के लिए इसने मेरे बेटे को फांस लिया है। अरे ऐसी लड़कियों से दूर ही रहो सब, इसको यहाँ से निकालो वरना ये यहाँ का माहौल गंदा कर देगी। इस तरह सोसाइटी वाले उसको उसके ठेले के साथ धक्के देकर सोसाइटी से बाहर फेंकते हैं। बेचारी के सारे केले खराब हो जाते हैं। बेचारी रोते हुए अपने घर आती है और अपनी अपाहिज माँ को देखकर रोते हुए कहती है, माँ, हम गरीबों की जिंदगी इतनी खराब क्यों है और अमीर लोग हम पर इतना जुल्म क्यों करते हैं हम जुल्म फ्रिक। बेचारी की माँ अपाहिज थी, उसके हाथ पैर मुड़े हुए थे, उसका मुंह टेढ़ा था और वो अपनी बेटी से कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए उसको बहुत दुख होता था और उसकी आंखों में सिवाय आंसू के कुछ नहीं था। और एक तरफ तो दोनों माँ बेटी रो रही थी कि तभी दूसरी तरफ तरुण को ये सब कुछ पता चलता है कि नव्या के साथ उसकी माँ ने क्या किया है। तब वो गुस्से में अपनी माँ से कहता है, माँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई उसको इतना बोलने की? अरे वो गरीब है, उसकी माँ अपाहिज है, अपनी माँ के इलाज के लिए मेहनत करती है और आपने उसके मुंह पर पैसे मार दिए। बेटा, इन भिखारियों की यही औकात होती है, वो बड़े लोगों को फांसते हैं। तू नहीं जानता इनकी चालों को। माँ, वो मेरे पास नहीं बल्कि मैं उसके पास गया था। अरे मुझे सुधारने वाली कोई और नहीं बल्कि नव्या है, वरना मैं तो नशे में पड़ा रहता था। आप तो मुझ पर ध्यान तक नहीं देती थी। मुझे नशे से दूर नव्या ने किया। मैं उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, लेकिन उसने मुझे गलत रास्ते पर चलने नहीं दिया। खैर, मैं भी किसे समझा रहा हूँ जिसको सिर्फ अपने पैसों और अपने दोस्तों से मतलब रहा है हमेशा। माँ, आप रहो अपने ऐशो आराम की जिंदगी के साथ, मैं तो चला अपनी नव्या के पास। इस तरह तरुण नव्या के पास जाता है और उससे शादी कर लेता है। तो वहीं अपने बेटे के जाने का गम मोहिनी को नहीं था, क्योंकि आज भी उसको अपनी अमीरी का घमंड था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। मीना और बबीता के बीच ननंद भाभी का रिश्ता था। दोनों सूरजपुर गांव में जूस बेचने का काम किया करती थी। दोनों ननंद भाभी अपनी अलग अलग दुकान पर जूस बेचा करती थी। ऐसे ही एक सुबह, पता नहीं सुबह सुबह किसकी शक्ल देख ली थी मैंने, ना जाने मेरे दिन कैसे आ गए हैं। लगता है आज अच्छी बिक्री ही नहीं होगी मेरी, क्योंकि मैंने ऐसी मनुष्य शक्ल जो देख ली है। हे भगवान, अब तू ही बेड़ा पार लगा मेरा तो। पता नहीं इस महारानी से पीछा कब छूटेगा मेरा। सुबह सुबह अपनी घटिया शक्ल दिखा दी इस डायन ने। लगता है आज अच्छी बिक्री नहीं होगी मेरी। जब जब मैं इनकी शक्ल देखती हूँ तब तब मेरी बिक्री नहीं होती है। जय महाकाल, अब तू ही मेरा सहारा है।
दोनों अपना अपना मुंह फेर रही थी कि तभी कुछ ग्राहक मीना की दुकान की तरफ आने लगते हैं और ग्राहकों को देखते ही बबीता मन ही मन, मेरी दशा ही खराब है। मैंने इस औरत की शक्ल देखी है, इसलिए मेरी आज बिक्री होने नहीं वाली है। पता नहीं कब इस महारानी से मेरा पीछा छूटेगा। ग्राहक तो उनके पास ऐसे आते हैं जैसे मोबाइल में 5G का नेटवर्क, और मेरे पास 2G की स्पीड से ग्राहक आ रहे हैं। मीना की नजर अपने ग्राहकों से ज्यादा बबीता के ग्राहकों पर रहती थी। वहीं बबीता का भी यही हाल था। तभी मीना एक ग्राहक से कहती है, भाई साहब, आपके लिए एक ऑफर है मेरे पास। अरे अब वो क्या है, अब बताना, ये कैसा ऑफर है? देखिए भाई साहब, सबके सामने आपको जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर मेरे हाथों के बने हुए जूस की तारीफ करनी है, और तारीफ करने पर आपको 1 गिलास जूस मुफ्त में मिलेगा। अरे बहन जी, झूठी तारीफ करने के लिए कह रही हो, वो भी 1 गिलास के बदले। 1 गिलास में क्या लगता है आपको, मैं अपना ईमान बेच दूंगा। अरे कम से कम 2 गिलास दे दो, तब मैं ईमान तो क्या अपनी किडनी भी बेच दूं। तुम तो बड़े ही लालची हो। तुम्हारे सामने एक छोटा सा ऑफर क्या रख दिया मैंने, और तुमने तो मेरी धीरे धीरे उंगली की जगह पूरा हाथ ही पकड़ लिया। देख लीजिए बहन जी, अगर आपको ये ऑफर मंजूर हो तो कीजिए, वरना मैं जा रहा हूँ। चीख चीख कर सबको बता दूंगा कि आप मुझे रिश्वत दे रही हैं। फिर तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी, तब मत कहना मुझसे। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से मेरी तारीफ करो, मैं तुम्हें बदले में 2 गिलास जूस दूंगी। मीना की बात सुनकर ग्राहक मीना की खूब तारीफ करते हैं। अरे क्या पिला दिया मुझे, इतना स्वादिष्ट तो मैंने आज तक कभी देखा भी नहीं था। पीना तो बहुत दूर की बात है। अरे अब मेरे दादा जिंदा होते तो कितना खुश होते ऐसा जूस पीकर। अरे मैं तो कहता हूँ ये तो अमृत है, वो तो दोबारा मरते ही नहीं। अरे बहुत अच्छा बनाया आपने। अरे भाई साहब, बस कीजिए, कितनी तारीफ करोगे आप मेरी। मेरे अंदर तो बचपन से ही जूस बनाने का टैलेंट था, इसीलिए मैं फल के साथ साथ इंसानों का भी जूस बना देती हूँ। अरे बहन जी, 2 गिलास और दे दीजिए, पीने के बाद मन नहीं भर रहा, इतना अच्छा बना है। अब तो लगता है बार बार पीना पड़ेगा। अरे हाँ भाई साहब, क्यों नहीं, मैं अभी बनाती हूँ आपके लिए। दोस्तों, मीना की तारीफ सुनकर बबीता अंदर से जल भुन रही थी। ऐसे ही शाम हो जाती है। अब बारी आती है दुकान बढ़ाने की। मीना मुस्कुराते हुए दुकान का सारा सामान रख रही होती है। वहीं बबीता सुबह से मुंह बनाए हुए थी। आज तो सारा दिन खराब हो गया है, एक भी ग्राहक नहीं आया मेरी दुकान पर जूस पीने के लिए। कहाँ मेरे पास 40-50 लोगों की भीड़ लगी हुआ करती थी, और आज एक भी ग्राहक नहीं आया है मेरे पास। ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस मीना भाभी के कारण हो रहा है। पता नहीं कौन सा टोना टोटका कर रखा है इसने, इस वजह से मेरे सारे ग्राहक इसी के पास जाते हैं। बेचारी बबीता इसलिए उदास थी क्योंकि बबीता की कुछ खास बिक्री नहीं हुई थी। ऐसे ही दोनों ननन भाभी अपने अपने घर आ जाती हैं। घर आने के बाद मीना अपने हाथों में गाजर का हलवा लेकर आती है और बबीता को देते हुए कहती है, बबीता, ओ बबीता, अरे कहाँ गई मेरी प्यारी ननद। ये लो गाजर का हलवा, खुद भी खा लेना और बच्चों को भी खिला देना। क्या बात है भाभी, आज इतनी मेहरबानी। क्यों, कुछ ज्यादा ही बिक्री हो गई है क्या तुम्हारी? बबीता, तुमसे क्या छुपाना, जो कुछ भी होता है तुम्हारी आंखों के सामने ही होता है। और आज जितने भी ग्राहक आए ना, सब के सब तुम्हारे सामने ही आए थे, तो तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज मेरी बिक्री तो बहुत अच्छी हुई है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ मीठा बनाऊं, और मीठा बनाकर मैं तुम्हारे लिए भी ले आई। अरे भाभी, सच बताऊं तो इसमें मीठे में ना नमक की कमी है। अगर वो नमक होता ना तो आप मेरे जले पर डाल देती। अरे आपको क्या लगता है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप यहाँ क्यों आई हैं? अब तुम्हें जो समझना है समझ लीजिए, मैं तो चली। ऐसे ही अगली सुबह दोनों ननन भाभी फिर से जूस की दुकान पर जाती है। बबीता अपने हाथों से जूस बना रही होती है। तभी बबीता के पास नमिता नाम की एक औरत आती है और नमिता बबीता को मीना के खिलाफ भड़काते हुए बोलती है, और बबीता बहन, कैसी हो तुम? काम अच्छे से तो चल रहा है ना तुम्हारा? नहीं बहना, काम तो पहले चला करता था, अब तो बस मिक्सी मशीन ही चल रही है। ग्राहक तो आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं मेरी दुकान पर। अरे ग्राहक आएंगे भी कैसे तुम्हारे?
भाभी ने जो ग्राहकों को वश में कर रखा है। अरे सारे ग्राहक तो सिर्फ उन्हीं की दुकान पे जाते हैं। जैसे तुम्हारी भाभी जूस में ना कुछ मिलाकर बेचती हो, जिससे ग्राहक सिर्फ उन्हीं के पास आते हैं। अरे नमिता बहन, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जैसी नियत वैसी बरकत। अगर मेरी भाभी भी कुछ गलत कर रही होगी तो उसके साथ भी गलत ही होगा, और इन सब का हिसाब करने वाला तो सिर्फ एक ही है। अरे मेरी बात मानो, तुम भी दूसरे तरीके से ना जूस बेचना स्टार्ट कर दो। दूसरे तरीके से? अरे कौन से तरीके की बात कर रही हो तुम? अरे मैं तो कहती हूँ मौका देखकर ना मीना की दुकान को तहस नहस कर दो। ना रहेगी दुकान, ना ही जूस बिकेगा। खबरदार नमिता बहन, आइंदा मेरी भाभी के खिलाफ कुछ कहा तो। अरे मैं जानती हूँ कि हम दोनों ननन भाभी के बीच थोड़ी बहुत खट्टी मीठी नोक झोंक रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी रोजी रोटी पर लात मारूं। आज तो कह दिया तुमने, पर आज के बाद दोबारा ये गंदी जुबान से ऐसी बातें मत निकालना, और निकल जाओ मेरी दुकान से। बबीता का उल्टा जवाब सुनकर नमिता का मुंह बन जाता है और नमिता फिर मीना के पास जाती है और उसे भड़काते हुए बोलती है। और मीना बहन, क्या हाल चाल है तुम्हारी? लग रहा है अच्छी बिक्री चल रही है। हाँ बहन, सब ठीक है, भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। चलो अच्छी बात है, पर मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है। जो तुम्हारी नंद तुम्हारी बुराई करती है ना, अब मैं वो कैसे बताऊँ तुम्हें। ऐसा क्या बोल दिया बबीता ने? बबीता का ये कहना है कि तुमने उसकी दुकान में टोना टोटका करवा दिया है, जिसकी वजह से उसकी बिक्री नहीं हो रही है। क्या कहा तुमने? मैंने बबीता की दुकान पर टोना टोटका करवाया है? हे भगवान, शर्म नहीं है क्या तुम्हें? ऐसे इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। अरे बहन, ऐसा मैं नहीं बल्कि तुम्हारी नंद बबीता ने बोला है, तभी तो मैं यहाँ आकर बता रही हूँ तुम्हें। हे भगवान, जिसने भी ऐसी बातें बोली है ना, उसके मुंह में कीड़े पड़े। अरे भगवान करे चलते चलते किसी बड़े से पत्थर के ऊपर गिर जाए, वो उसका पैर टूट जाए, मुंह टूट जाए, आँख नाक दांत सब टूट जाए, अलग अलग दिशा में फैल जाए, कीड़े पड़े उसके दांतों में तो। अरे मीना, ऐसे मैंने नहीं बोला है, बल्कि तुम्हारी ननद ने बोला है। अरे हाँ, तो मैं भी तो उसे ही बददुआ दे रही हूँ ना, जिसने बोला है। उसके मुंह में कीड़े पड़े, अरे लकवा मार जाए उसके शरीर को, सर के सारे बाल झड़ जाए, बुढ़ापा आ जाए उसको। तभी वहाँ बबीता आ जाती है और बबीता नमिता से कहती है। तुम्हें क्या लगता है नमिता, इस तरह से तुम हम दोनों ननन भाभी के बीच आग लगा सकती हो? अरे माना कि हम दोनों का काम अलग है और हम दोनों के बीच थोड़ी बहुत खट्टी मीठी नोक झोंक होती रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जैसा दो कौड़ी का इंसान आकर हम दोनों के बीच दरार डाल सके। और नहीं तो क्या, मेरी ननद बिल्कुल ठीक कह रही है। आइंदा हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश की ना, तो तुम्हारी टांगे तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। अभी तुम हमें जानती ही नहीं हो कि हम कौन हैं। आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो हमें अलग करा दे। दोनों की बातें सुनकर नमिता का मुंह बन जाता है और नमिता वहाँ से चली जाती है। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इस दुनिया में भड़काने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन हमेशा कार्य अपनी सूझबूझ के साथ करें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।